हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। तो आज का जो सेशन है लेक्चर 6 होने वाला है हेलोजन डेरिवेटिव्स पे। हमने काफी सारी चीजें कवर कर चुकी हैं और कल वाला जो सेशन था ना उसमें हमने SN1 और SN2 बहुत ही डीपली और बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। और आज अपन उसकी आगे वाली रिएक्शंस करते हैं, मतलब कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई या फिर जो हेलोजन डेरिवेटिव्स रिएक्शन कौन कौन सी देते हैं एक्चुअली में, हम वो चीजें करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे आखिर में कि आपको वीडियो कैसा लगा। सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यार एलिमिनेशन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कोई चीज ना डिडक्ट हो रही है, मतलब घट रही है, एलिमिनेट हो रही है, हट रही है। क्या हट रही है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन किस चीज में हो रहा है? सबसे पहले ये देखो किस चीज में हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक हेलोजन डेरिवेटिव लिया दैट इज CH3। देखो मैंने इसको ओपन करके लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक हेलोजन लगाया है और यहाँ पे H लिखा है। क्लियर है आपको ये चीज? अब ना मैंने इसमें डाल दिया है एल्कोहलिक KOH। क्या डाला है मैंने इसमें? मैंने इसमें डाला है एल्कोहलिक, ठीक है। उसका मीडियम क्या है? मीडियम है एल्कोहलिक KOH। समझ रहे हो आप? एल्कोहलिक KOH डाला हमने। ये क्या है? ये है हमारा रीएजेंट। क्या है? रीएजेंट है, ठीक है मैम। अब ना इसको ये रिएक्शन चलने से पहले हमको एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा कार्बन कौन सा होता है, बीटा कौन सा होता है और गामा कौन सा होता है। तीनों मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ बीटा तक ही है, लेकिन हम गामा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सबसे पहले यहाँ देखो कि बेटा जो कार्बन पे आपका हेलोजन लगा हुआ है, जिस भी कार्बन पे आपका हेलोजन लगा है ना, दैट इज योर अल्फा कार्बन। समझे? दैट इज योर अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला है बीटा कार्बन और उसके बगल वाला जो भी होगा दैट विल बी गामा कार्बन। तो समझे, जिस भी कार्बन पे आपका अल्फा ग्रुप लगा हुआ है दैट इज हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है दैट इज अल्फा कार्बन। इस वाले कार्बन पे मैम हेलोजन लगा हुआ था तो ये हो गया अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला हो जाएगा बीटा कार्बन, उसके बगल वाला हो जाएगा गामा कार्बन। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है। तो जो एलिमिनेशन होता है ना वो बीटा हाइड्रोजन का होता है। किसका हो रहा है? यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है। बीटा हाइड्रोजन कौन से हो गए मैम? बीटा कार्बन तो हमको पता चल गया, लेकिन बीटा हाइड्रोजन कौन से है? ये देखो यार, जिस कार्बन पे आपका बीटा लगा, मतलब जो कार्बन बीटा है ना, ये बीटा, तो यार ये भी तो क्या हो जाएंगे मैम? बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो कार्बन जो कि बीटा है उस पे जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं दैट विल बी बीटा हाइड्रोजन्स। क्लियर है ना? ये तो सिंपल हो गया, ठीक है मैम। तो अब ये रिएक्शन होती कैसे है वो देखते हैं। जो एल्कोहलिक KOH है ना बेटा, एज अ बेस रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करेगा? एज अ बेस रिएक्ट करता है। मतलब क्या? हाँ मुझे बताओ, बेस को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एसिड चाहिए। बेस को क्या चाहिए? एसिड चाहिए। एसिड को क्या चाहिए? बेस चाहिए। ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है। तो यार बेस है, इसको क्या चाहिए होगा बताओ? एसिड। और एसिड्स क्या होते हैं? जो कि H+ दे देते हैं। सिंपल सी एक चीज याद रखना हमेशा, एसिड्स क्या होते हैं? जो कि H+ को डोनेट करते हैं, उनके पास बहुत सारे H+ होते हैं। क्लियर है? ठीक है मैम। अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो हेलोजन है ये रिमूव हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने क्या बोला कि बेटा हेलोजन्स है वो छोड़ के जाने वाले लोग होते हैं, मतलब चले जाते हैं वो, ठीक है। लिविंग ग्रुप्स होते हैं, बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप्स होते हैं, छोड़ के जाने वाले लोग। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये सारे हेलोजन्स हैं। तो ये हेलोजन जो है वो कैसे टूटेगा, कैसे ब्रेक होगा? ये ना ऐसे रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। समझे क्या? ये हेलोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा मैं आपको ना एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ताकि आपको यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अभी देखो जैसे ही ये हेलोजन निकला, हेलोजन कौन सा चार्ज लेके निकलेगा बताओ? हेलोजन कौन सा चार्ज लेके निकलेगा? क्या बताया था मैंने? नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। तो हेलोजन बेटा नेगेटिव चार्ज लेके निकल गया। हेलोजन नेगेटिव चार्ज लेके जैसे ही निकला तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बता दो जल्दी से? वेरी गुड, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि यार ये हेलोजन है ये रिमूव हुआ है। ठीक है मैम। अब कहानी आती है बीटा हाइड्रोजन की। बीटा हाइड्रोजन कैसे रिमूव होगा? तो यहाँ देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना ये ऐसे रिमूव होता है, मतलब कि यहां से हमको मिल रहा है H नेगेटिव।
क्या मिल रहा है हमको, H पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा H पॉजिटिव मिल रहा है। कैसे मैम, कैसे, देखो H है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा मैम, H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो यार ये H पॉजिटिव निकल गया और वो बेस के साथ चला जाएगा, समझे, ये H पॉजिटिव निकला और ये बेस के साथ चला गया, क्योंकि बेस को तो हाइड्रोजन ही चाहिए था, एसिडिक चाहिए था, एसिड चाहिए था, ठीक है। अब जैसे ये H पॉजिटिव निकला बेटा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे ये H पॉजिटिव निकला तो इस कार्बन पे आ जाएगा मैम, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बता दो, वेरी गुड बेटा, इस कार्बन पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं, इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे ही हेलोजन निकला, क्योंकि हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इस कार्बन पे आ गया मैम पॉजिटिव चार्ज, समझ गए। अब यहाँ से H पॉजिटिव निकला, किसने निकाला है मैम, बेस ने निकाला है, बेस को एसिड चाहिए था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे मैम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डन है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है मैम। तो अभी बेटा यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या करने वाले हैं मैम, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना देंगे, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, और ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन, दैट इज एल्कीन, समझ गए, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये किससे बनाया हमने, ये बनाया है हमने हेलो एल्केन से, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव से हमने हेलो एल्कीन, मतलब सॉरी हेलो एल्कीन नहीं, एल्कीन बनाया है, सिंपल एल्कीन, सिंपल एल्कीन बनाया है। क्लियर है आपको ये चीज, एल्कीन बनाया है, बता दो। ये एकदम सिंपल वाली रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है इसमें। क्लियर है, ओके। अब ना एक चीज देखते हैं, यहाँ पे बेटा सिर्फ एक ही बीटा कार्बन था। अगर मैं बोलूं कि आपके कंपाउंड में 2 बीटा कार्बन है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल देखो CH3, अगर मैं इसको ओपन करके लिखते हैं, ठीक है, इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसका ना ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं। चलिए यहाँ देखो, मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखा H CH3, यहाँ पे H CH, आपको कंडेंस और ओपन दोनों ही स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, कंडेंस और ओपन दोनों ही स्ट्रक्चर्स बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए बेटा। क्लियर है, बता दो, क्या आपको ये चीज क्लियर है, बताओ, ठीक है, समझ गए मैंने क्या बनाया है, समझ गए क्या मैम, ये आपने क्या ड्रॉ किया। अगर आपको ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम इसमें से एक कार्बन को हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे H लिख देते हैं। चलो अभी समझे क्या तुम लोग, मैंने क्या बनाया है, एक सेकंड रुकना, ठीक है। चलो तो बेटा हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। अब ना सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, हेलोजन ढूंढो, कहाँ है मैम, हेलोजन ये है, बिल्कुल सही। अगर हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन कौन सा हो गया मैम, अल्फा कार्बन हो गया है, बहुत बढ़िया। अब अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा होता है मैम, बीटा कार्बन होता है, तो ये वाला हो गया बीटा कार्बन, और ये वाला क्या होगा मैम, ये भी तो बीटा कार्बन ही होगा, क्योंकि आपने बोला था कि अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला, तो बगल में तो दोनों घर भी हो सकते हैं ना, हम जिस घर में रहते हैं जरूरी नहीं है कि यार बगल में सिर्फ एक ही घर हो, 2 घर हो सकते हैं ना, पड़ोसी 2 पड़ोसी हो सकते हैं ना, वैसे ही देखो अल्फा कार्बन के 2 पड़ोसी हैं, दोनों कौन है, बीटा हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, मिलेंगे, बिल्कुल मैम, बिल्कुल, यहाँ पे ना हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो दोनों में ही हमने क्या किया है, दोनों में ही हमने एल्कोहलिक KOH डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा, एल्कोहलिक KOH, सेम जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही सेम नीचे भी होने वाला है। तो अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीटा 1 और बीटा 2 लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये है बेटा आपका बीटा 1 और ये है आपका बीटा 2, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, तो बीटा 1 वाला प्रोडक्ट अपन यहाँ लिखेंगे, बीटा 2 वाला प्रोडक्ट अपन यहाँ लिखने वाले हैं। क्लियर है, ठीक है, आपको ये चीज बता दो। अब देखो बेटा यहाँ से सबसे पहले हेलोजन निकल जाएगा, हेलोजन जैसे निकलेगा, कैसे निकलता है हेलोजन, X नेगेटिव, मतलब कि हेलोजन जितने भी होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, निकल गया, इस कार्बन पे क्या आएगा मैम, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, यहाँ देखो क्या लिखूंगी मैं H CH, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, अभी सब कुछ एज इट इज लिख रहे हैं, बस अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ हेलोजन निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मैम पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा,
और यहाँ पे H और H और यहाँ पे भी H। समझ गए क्या हुआ है? मैंने सिर्फ अभी हेलोजन निकाला है। सेकेंड वाले में उसमें भी अपन हेलोजन निकाल देते हैं, ठीक है। उसमें भी अपन क्या करते हैं, अपन ना पहले हेलोजन निकाल देते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेप में, ठीक है। तो मैम हमने क्या किया है, सिर्फ हेलोजन्स को निकाल दिया। अब बारी आती है बीटा 1 और बीटा 2 की। बीटा 1 की बात करते हैं तो बीटा जो कार्बन ये वाला बीटा 1 वाला कार्बन है, इससे ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब मैं इसको ब्लू कलर से लिख देती हूँ, ठीक है। ये ब्लू वाला कार्बन निकले, ब्लू वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है मैम। मतलब हमको ये वाला हाइड्रोजन निकालना है, राइट है, हमको ये वाला हाइड्रोजन निकालना है। तो मैंने अगर इसको यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है आपको ये चीज, बताओ क्लियर है, ठीक है मैम। अगर मैं बीटा 2 की बात करूं तो बीटा 2 में ये वाला कोई सा भी, देखो एक चीज सुनो, आप बोलोगे मैम क्या हम इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते? कोई से भी हाइड्रोजन को निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो हमने क्या किया, हमने ना इसमें क्या क्या करना है, कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल दो, कोई सा भी। हमने क्या निकाल दिया, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, मतलब कि कौन सा, ये वाला निकाला है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बता दो, क्या आएगा बताओ जल्दी से मैम, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, कार्बन है। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई, क्या हुआ है, क्या किया है, सिर्फ हेलोजन निकाला है और बीटा कार्बन निकाला है, हेलोजन और बीटा कार्बन, डन है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएगा ये देखो, HCH, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। बिल्कुल सही है कि नहीं बताओ, डबल बॉन्ड बना लेगा इन दोनों के साथ, ये देखो बना लिया यहाँ पे, और ये बाकी कार्बन एज इट इज है, एज इट इज है, क्लियर है, एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे क्या होने वाला है बता दो, यहाँ पे क्या होगा मैम, HCH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों कार्बन में क्या बनने वाला है मैम, डबल बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही, और यहां बन गया डबल बॉन्ड। अब ना मुझे जल्दी से टाइम स्टैम्प्स लगा के, अभी टाइम स्टैम्प्स लगा के मुझे जल्दी से इन दोनों प्रोडक्ट्स के नाम बताओगे तुम लोग। नॉमेनक्लेचर सिखाया मैंने तुम लोगों को, नॉमेनक्लेचर सिखाया है ना, हाँ। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स के मुझे नाम चाहिए कमेंट में एकदम अच्छे से, ठीक है। बताओ जल्दी से, टाइम स्टैम्प लगा के मुझसे पहले बता दो, मुझसे पहले बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी। अभी देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो गया, ब्यूट, ब्यूट कितने पे आ रहे हैं डबल बॉन्ड मैम, 2 पे आ रहे हैं, तो जाएगा 2 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम मैम, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, और इसका नाम क्या होगा, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, समझे। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मिले हैं, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, किसको हम प्रायोरिटी देंगे? तो उसके लिए आता है बेटा सेट-ज़ेफ रूल। कौन सा रूल आता है? उसके लिए आता है सेट-ज़ेफ रूल। उसके लिए आता है सेट-ज़ेफ रूल, ठीक है। क्या बोलता है ये सेट-ज़ेफ रूल? ये बोलता है कि ना जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच है ना, मतलब कि डबल बॉन्ड से ज्यादा नंबर ऑफ, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, समझे क्या। तो अगर डबल बॉन्ड से ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच है, दैट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। कैसे होगा मैम? सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ब्यूट 2 इन बनाया था ना, ऐसा देखो ये बना था ब्यूट 2 इन, और एक और प्रोडक्ट क्या बना था मैम, एक बना था हमारा ब्यूट 1 इन, ऐसा ये था ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन था, और ये था ब्यूट 1 इन, ठीक है। अब देख लो डबल बॉन्ड के साइड, मतलब डबल बॉन्ड के इस साइड सबसे ज्यादा एल्कीन्स के एल्काइल प्रोडक्ट्स किसमें है, ग्रुप्स, एक ये है ना। यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड के इस साइड क्या है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे 3 आ गए। तो हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा, दो हो रहे हैं ना, दो मतलब ज्यादा हो रहे हैं। तो जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ
एल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे, दैट विल बी आर मेजर प्रोडक्ट। तो ये बन गया बेटा मेजर प्रोडक्ट और ये बन गया क्या, माइनर प्रोडक्ट। क्या आपको ये चीज समझ में आई? ये बन गया मेजर प्रोडक्ट और ये बन गया माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है आपको? ये चीज बता दो जल्दी से। ठीक है, डन डन डन। चलिए अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक और टॉपिक है, दैट इज एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। कब एलिमिनेशन लेंगे और कब सब्स्टिट्यूशन होने वाला है? मैम समझे नहीं कुछ, है ना? एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यार देखो सब्स्टिट्यूशन पता है क्या होता है? जो भी न्यूक्लियोफाइल है या फिर जो भी आपका XYZ कोई सा भी ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस कर देगा जो ओरिजिनल रहेगा। समझे? यार क्या हुआ यहाँ पे ना, जैसे कि देखो ये एक बंदा है और यहाँ पे भी एक बंदा है, ये दोनों क्या है? ये दोनों दोस्त है। ये दोनों क्या है? ये दोस्त है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, तो ना इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया, दरार आ गई, दरार आ गई इन दोनों के बीच में। तब क्या हो रहा है, इसने बोला कि भाई मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और मैं इसका दोस्त बन जाऊंगा। तो यार उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया और ये इसका क्या बन गया, अच्छा दोस्त बन गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, सब्स्टिट्यूशन हो गया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गया है। सब्स्टिट्यूट मतलब इसका रिप्लेसमेंट मिल गया, इसका रिप्लेसमेंट मिल गया है। समझे क्या क्या हुआ है सब्स्टिट्यूशन का मतलब? ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट चीज कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नजरिए से देखते हैं। ठीक है, यहां लिख रही हूं मैं, ये तो समझ गए तुम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, इसने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसने क्या किया है बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं दो रिएक्शंस जिसमें आपको पता चलेगा कि एलिमिनेशन कैसा होता है और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिमिनेशन की। ठीक, मैंने बेटा यहां लिया CH3Cl, क्या लिया, CH3Cl ले लिया। अब यहाँ पे मैंने डाला है, यहाँ पे डाला है एक्वस KOH। एक्वस का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट पानी है। ठीक है, अगर मैं यहां लिख रही हूं एक्वस तो मतलब कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसमें हमने KOH डाला है, उसका सॉल्यूशन बनाया है। इसका मतलब ये हुआ एक्वस KOH का मतलब क्या हुआ, एक बीकर है उसमें पानी है बेटा, उसमें हमने KOH डाल दिया तो वो एक्वस KOH हो गया है। समझे? एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हुआ, एल्कोहल सॉल्वेंट है उसमें KOH डाला है, वो सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, अब क्या होगा जब एक्वस KOH आता है ना तो यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे एलिमिनेशन लिखा है ना, चलो पहले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे ना, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। यहाँ देखो ये वाला सब्स्टिट्यूशन, वही उसी की बात करते हैं। तो यहां से क्या होगा, हेलोजन निकल जाएगा। जैसे ही हेलोजन निकला, जैसे ही हेलोजन निकलेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, बराबर कि Cl निकला, Cl नेगेटिव निकल गया, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल गया, यहाँ पे क्या बन गया, CH3 पॉजिटिव। अब आप बोलोगे मैम ये तो आपको पता है, हमको नहीं पता। अभी तो बताया आपको मैंने कि हेलोजेंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो दूसरे वाले पे क्या आएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अभी जो KOH है बेटा, एक्वस KOH, यहाँ पे पता है कैसे ब्रेक होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जैसे ही यहाँ से क्या हुआ, OH नेगेटिव निकलेगा, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लेना है और KCl ने बॉन्ड बना लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो पहले Cl था, उसके बाद OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, Cl को। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया कैसे हुआ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ठीक है, इसको अपन यहां भेज देते हैं। समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब कि रिप्लेस कर देना। ठीक है, रिप्लेस कर दिया उसने। और यहाँ पे किसने रिप्लेस किया है किसको, Cl के साथ क्या लगा था, मतलब CH3 के साथ क्या लगा था मैम, CH3 के साथ Cl लगा था। देखो CH3 के साथ Cl लगा है और एक्वस KOH जब डाला तो यहाँ पे OH आ गया, OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है मैम, अब बात करते हैं बेटा एलिमिनेशन की। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन में क्या होता है देखते हैं। ठीक है,
एलिमिनेशन में क्या हुआ, मैंने वापस से क्या लिया यहाँ पे, हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। हमने क्या लेना पड़ेगा, हमने क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे CH3 CH2 Cl लेना पड़ेगा। अब मैंने इसमें क्या डालना है, एल्कोहलिक KOH। देखो दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमको OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, ठीक, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट वाटर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल है सॉल्वेंट, इसलिए ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है। और जैसे ही ये एज अ बेस बिहेव करेगा, यहाँ पे हमने अभी देखा था बीटा एलिमिनेशन होने वाला है, बीटा एलिमिनेशन होगा, और जैसे ही बीटा एलिमिनेशन होगा यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो एल्कीन बन जाएगा। तो ये हो गया एल्कीन। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में समझ में आया फर्क क्या होता है, सिर्फ रिएजेंट का फर्क है। अगर यहाँ पे एक्वस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एल्कोहलिक KOH है तो क्या होने वाला है बता दो, एलिमिनेशन होने वाला है। देख लो एक बार, देख लो जल्दी देख लो एक बार, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, डन है क्या आपको ये चीज। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एलिमिनेशन। हमको कैसे पता चलेगा कि यार कब एलिमिनेशन हो रहा है, एक तो हमने ये बता दिया कि अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH, लेकिन और भी सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कब एलिमिनेशन होना है और कब सब्स्टिट्यूशन होना है। तो सबसे पहला जो आपका फैक्टर है, सबसे पहला जो आपका फैक्टर है ना, दैट इज द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, दैट इज द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, दैट इज द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखो एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, जो हमने बेटा स्टार्टिंग में रिएक्टेंट यूज किया दैट इज एल्काइल हैलाइड ना, स्टार्टिंग में हमने जो रिएक्टेंट यूज किया ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, ये क्या है एल्काइल हैलाइड, इसके ये दोनों क्या है, एल्काइल हैलाइड तो है, ठीक है मैम। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एल्काइल है, एल्काइल एल्काइल, ठीक है। तो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, जब भी आपका प्राइमरी होने वाला है, जब भी आपका प्राइमरी हैलाइड होना ना, प्राइमरी हैलाइड मतलब कि 1 डिग्री, कैसे निकालते हैं 1 डिग्री, देखो ऐसा, यहाँ पे अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूं समझोगे क्या, चलो रहने दो, मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखती हूँ, अगर तुमको कंफ्यूजन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये प्राइमरी हैलाइड है, कैसे पता चला मैम प्राइमरी हैलाइड है, बेटा हमने क्या करना है, ये इनका फैमिली बना देनी है, और ये फैमिली कितने कार्बन से जुड़ी है मैम, एक, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है ना, ये हो गया आपका 1 डिग्री हैलाइड। जब भी 1 डिग्री हैलाइड होना है, जब भी 1 डिग्री हैलाइड होगा तो आपका क्या होने वाला है, आपका हमेशा हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही होगा। क्यों मैम, ऐसा क्यों है, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है क्या हुआ, ध्यान से सुनो, सब्स्टिट्यूट कब हो रहा है, जब जो आपका दोस्त है, यहाँ पे देखो ये जो दोस्त है ये इजीली निकल जाएगा ना, तभी तो ये बंदा आ पाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे ऑलरेडी जो इंसान है, जब ऑलरेडी जो ये Cl है ये निकल जाएगा, तभी तो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं किसकी, प्राइमरी हैलाइड की, यहाँ पे कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, लेस क्राउडेड है, आराम से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है और सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा क्राउड वाली सीन नहीं है। मैं क्राउड वाला सीन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं 3 डिग्री हैलाइड की, ठीक है, हम बात करने वाले हैं किसकी, 3 डिग्री हैलाइड की। चलो इसको दूसरे उससे कर लिखते हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। यहाँ देखो अगर मैं बात कर रही हूँ 3 डिग्री हैलाइड की, बेटा अगर मैं 3 डिग्री हैलाइड की बात करूँ कैसा होगा, कैसा होगा बताओ, अगर उसको ओपन करके लिखते हैं, ठीक है, इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ तुम्हारे लिए, तो यहाँ देखो ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि हर रिएक्शन, हर ऑर्गेनिक की चीज तुमको इतनी शानदार तरीके से समझ में आए कि तुमको ऑर्गेनिक से प्यार ही हो जाए, ठीक है। ये देखो कितना क्राउड है भाई साहब। अब आप बोलोगे मैम OH तो यहाँ से आ सकता है, फटाफट से अटैक कर सकता है, लेकिन बेटा ये ऐसे एक्चुअली में दिखता नहीं है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है, ये बहुत ज्यादा क्राउडेड है, ठीक है। तो OH नेगेटिव या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं कर पाएगा, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे होती है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया आपको ये चीज। तो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे मैं इसको ना अच्छे से बोल्ड करके लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक, या फिर इसको हाँ ठीक है ऐसे बनाते हैं।
यार देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री वाले लेस क्राउडेड थे, 1 डिग्री वाले क्या थे, लेस क्राउडेड थे, इसलिए वहां पे क्या हो गया, वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, वहां पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन कब हुआ, जब वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका था, इसलिए वहां पे क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। समझ में आ गया। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है मैम, या तो आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। अब बात कर लेते हैं किसकी, दैट इज सेकेंड वन की बात करते हैं, जो कि है स्ट्रेंथ, जो कि है स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ एंड साइज, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या साइज है, छोटा साइज है या बड़ा साइज है? अगर बल्कि साइज होगा, बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल आ गया एकदम बड़ा सा पत्थर टाइप, तो भाई वो कैसे अटैक करेगा, या फिर छोटू सा न्यूक्लियोफाइल आया तो वो कैसे अटैक करेगा, क्या होगा, एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में अपन सबसे पहले चीज देखते हैं, अगर बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, अगर ना आपका न्यूक्लियोफाइल जो हुआ वो बल्कि हुआ, ठीक है, बल्कि बेस बोल सकते हैं, बल्कि बेस है ना, बेस का मतलब ये अपन ने ये लिया ना KOH, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे तो एक्ट कर रहा था ये। ठीक है, तो बल्कि बेस जैसे कि अपन ने यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिया था, या फिर अपन ने क्या लिया था, मतलब लेंगे आगे अपन टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ये सब ये क्या करते हैं, बल्कि है। ठीक है, इसको अपन और देखते हैं, छोटा सा कर देते हैं इसको, ताकि तुम लोगों को एक पेज पे आएगा ना ये, तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैम ये तो इतना बड़ा है, ये तो कितना ज्यादा बड़ा है, ऐसे नहीं लगने वाला है तुमको। ठीक है, बल्कि बेस की बात करें, क्लियर है, दिख रहा है क्या? हाँ मैम दिख रहा है, बढ़िया 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 बढ़िया। तो बेटा जब भी बड़ा सा पत्थर आ गया तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तुम खुद सोचो, यहाँ देखते हैं, तुम खुद सोचो कि यार यहाँ पे इतनी सी जगह थी, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी जगह है, अब ये इंसान है इतना बड़ा, ये इंसान है इतना बड़ा, तो क्या ये इस जगह पे आ सकता है? बता दो बता दो बता दो, नहीं आ पाएगा ना, सीट इतनी सी है, इंसान इतना बड़ा है, वो बैठेगा कैसे उसके ऊपर? समझ रहे हो, वैसा वाला चीज हो गई ये तो, कि यार इतना सा सीट है तो इंसान इतना बड़ा है, तो इसके यहाँ पे जगह कैसे ऑक्यूपाई करेगा? तो जो बल्कि बेसिस होते हैं, बल्कि बेसिस बता दो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर पाएंगे, तो मैम ये दे देंगे एलिमिनेशन। ये क्या करेंगे बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन करने वाले हैं। समझ में आ गया, क्या करेंगे बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन देने वाले हैं। क्लियर है? बताओ क्या तुमको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? जो मैं एक्सप्लेन करी हूँ क्या तुमको समझ में आ रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली में? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यार कब एलिमिनेशन होने वाला है और कब आपका सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। क्लियर है? बता दो। अब यहाँ पे हमने बात करी स्मॉल बेसिस की ना, अगर मैं बात करूँ सॉरी बल्कि बेस की बात की ना, अगर मैं बात करूँ स्मॉल न्यूक्लियोफाइल की, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं मैम? स्मॉल न्यूक्लियोफाइल जैसे कि बेटा OH हो गया, CN हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल्स। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बताओ, छोटू है ना, छोटू सा है, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं। छोटे वाले लोग क्या होते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाने वाले लोग होते हैं, छोटी हाइट वाले छोटे छोटे से लोग होते हैं। तो भाई तू सरक जा यार, थोड़ा सा इधर सरक जाओ ना, हम बैठ जाएंगे, इतनी सी जगह में बैठ जाएंगे। वही वाला है स्मॉल न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्या कि यार ये देंगे सब्स्टिट्यूशन, ये क्या देंगे बेटा, ये देंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया, ये देंगे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इनका साइज छोटा सा है ना, ये कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, ये कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए ये देने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? बता दो, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? डन मैम, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ देखो, अब बात कर लेते हैं अपन थर्ड वाले की, दैट इज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि हाई टेम्परेचर होगा, हाई, ठीक है, अगर मैंने बोला बेटा हाई टेम्परेचर में रिएक्शन हो रही है ना, तो क्या होने वाला है बताओ? अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रिएक्शन होने वाली है तो बॉन्ड तो बहुत सारे टूटेंगे, और बॉन्ड अगर टूट रहा है तो क्या होगा, एलिमिनेशन होने वाला है। ठीक है, एलिमिनेशन होने वाला है, क्योंकि कुछ तो रिमूव होगा यार। अगर बॉन्ड टूट रहा है तो रिमूवल तो हो ही रहा है ना, रिमूवल तो हो ही रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होने वाला है, एलिमिनेशन। अगर लो टेम्परेचर हुआ तो क्या होगा मैम, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यार लो टेम्परेचर पे क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ गया?
डन है, डन 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 डन, ठीक है। तो जब भी कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर हाई होने वाला है तो वहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं लो टेम्परेचर होगा, लो कम टेम्परेचर होगा, तो यार ये तो क्या होने वाला है, एक सेकेंड इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, ये होगा सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, ठीक है मैम। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज सॉल्वेंट की, ठीक है। सॉल्वेंट में क्या, फोर्थ पॉइंट है सॉल्वेंट। हमारा सॉल्वेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगी कि हमारी रिएक्शन कैसे होने वाली है। तो अगर हमारा लेस प्रोटिक या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, एक सेकंड रुको ना, हाँ, अगर हमारा लेस पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर हमारा लेस पोलर सॉल्वेंट है तो क्या होगा, पोलर मतलब क्या हुआ यार, वो नेगेटिव पॉजिटिव में डिवाइड होने वाला सीन कम हो गया वहां पे, है ना। अगर सिंपल पोलर होता तो देखो तुमने, जब पोलर था, पोलर जब भी है ना, वर्ड पोलर का मतलब होता है क्या, नेगेटिव पॉजिटिव में डिवाइड हो रहा है, बस इतनी सी चीज याद रखो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये पोलर है ना, ये Cl निकल गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पोलर है, ठीक है। यहाँ पे K और OH, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव पोलर है। यहाँ पे क्या हो रहा था, एल्कोहलिक KOH बेस है, पोलैरिटी जनरेट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेस पोलर, क्या हो गया, ये लेस पोलर हो गया। जैसे ही जब भी लेस पोलर सॉल्वेंट्स होंगे तो वहां पे बेटा हमेशा क्या होने वाला है, एलिमिनेशन होने वाली है। डन, क्लियर है आपको ये चीज, क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, ठीक, ये देखो एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। और अगर हमारा पोलर सॉल्वेंट हुआ, जो कि आप सभी ने देख ही लिया है कि पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में डिवीजन हो जाता है उनका, तो यहाँ पे होने वाला है सब्स्टिट्यूशन। क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा और वो एक नई पोजीशन को ले लेगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करे फैक्टर्स किसके, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, बता दो, क्या आपको ये चीज अच्छी लगी, डन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शंस विथ, जो भी आपकी हेलोजन डेरिवेटिव्स है ना, वो कौन कौन सी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसे बनाते हैं अपन, और तुम लोग भी ना कॉपी में हमेशा ऐसे ही नोट्स बनाया करो, क्योंकि मैं भी बचपन से ऐसे ही नोट्स बनाते आ रही हूँ, और मैं सबको यही बोलती हूँ कि बेटा, कोई मुझसे पूछता है कि मैम नोट्स कैसे बनाने हैं, तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ, देखो अगर मैं तुम्हें अपनी कॉपी दिखाऊँ ना, अगर मैं तुम्हें कॉपी, या फिर तो रुको यहाँ पे कॉपी नहीं है, पेन दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ओ पेन क्या बोल रही हूँ, जैसे ये वाला ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है। अभी क्या करना है तुम लोगों को, इसको ना बीच में से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे करी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, मतलब जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखना है। उससे क्या फायदा है मैम, मैं बताती हूँ क्या फायदा है। देखो बेटा, जब हमारे जो केमिस्ट्री में चैप्टर्स है ना, वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े। अब हम ना 10-12 पेज का एक चैप्टर बना लेंगे, जब पढ़ने की बारी आएगी ना तुमको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे करूंगा मैं। और वहीं अगर तुम ऐसे नोट्स बनाने वाले हो ना, तो वो 10-12 चैप्टर ना तुम्हारे 4-5 पेज में आ जाएंगे। तुमको लगेगा यार तुम अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि यार ये तो कितना छोटा चैप्टर है, भले वो बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, लेकिन तुम्हारे माइंड को लगेगा ये देखिए कि अरे ये तो 4 पेज ही है, ये तो हो जाएगा। और जब वो बोलेगा हो जाएगा तो तुम सही में कर लोगे, और जब तुम्हारा माइंड बोलेगा ना कि भाई बहुत बड़ा है नहीं हो पाएगा, तो तुम सही में नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे नोट्स बनाया करो, जब अपना जो पेज है उसको डिवाइड कर लो और फिर ऐसे करके लिखा करो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है। अभी ना बहुत सारी नेम रिएक्शंस, बहुत सारी ये सब चीजें आने वाली हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है बेटा, एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। तो जब भी RX रिएक्ट करेगा Mg के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिया है ड्राई ईथर, क्या लिया है, ड्राई ईथर, तो आपको पता है क्या बनता है, यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर सा रिएजेंट बनता है, दैट इज RMgX। समझे,
क्या बनेगा RMgX। और बेटा इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने सुना होगा इसका नाम, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने क्या किया, जब भी हेलो एल्केन को, ठीक है, या फिर कोई भी आपका हेलोजन डेरिवेटिव हो गया, कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव है, उसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या जाएगा, ये ना इनके बीच में घुस जाएगा, Mg इनके बीच में घुस गया तो क्या बन गया RMgX। क्या बन गया RMgX। और इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। क्लियर है। आप सुनो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना, वो यार एनहाइड्रस कंडीशन में ही ये रिएक्शन करवानी चाहिए किसी के साथ भी। एनहाइड्रस कंडीशन, ये पेपर में आता भी है क्वेश्चन कि ना ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है उसको जब भी रिएक्ट करवाते हैं किसी और कंपाउंड के साथ, मतलब इसको मैंने किसी भी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाया तो वो जो रिएक्शन हो रही है वो एनहाइड्रस कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसा क्यों, और एनहाइड्रस मतलब क्या, जहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं, क्योंकि बेटा ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और दूसरा कंपाउंड बना लेगा। हम चाहते हैं कि हमने मान लेते हैं कोई कंपाउंड ए है, मैं चाह रही हूं कि ये कंपाउंड ए के साथ रिएक्ट करे, लेकिन वहां पे पानी आ गया गलती से, तो क्या करेगा, इसको छोड़ के पानी के साथ रिएक्ट करने लग जाएगा, तो हमारे कंपाउंड तो बना ही नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, उसकी बात हो रही है। एक मिनट रुकना। तो अपन देखते हैं कि अगर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, उसने पानी के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ, वाटर, तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसमें बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं वो देखते हैं। तो बेटा ये H2O तो तुमको पता ही है कैसे टूटेगा, मैम ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, लेकिन असली बात तो इसकी है, ये कैसे टूटेगा मैम। तो बेटा जो आपका मैग्नीशियम मेटल है, मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रहता है, मेटल्स पे हमेशा से पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं बेटा, जो मेटल्स होते हैं ना, उन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आया अगर, तो जो बगल वाला है उस पे क्या आएगा मैम, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे आया बेटा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पूरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे क्या आएगा, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक, अब क्या करेंगे भाई यार, पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड बना देंगे, सिंपल है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का बॉन्ड बनने वाला है, तो यहाँ पे बनेगा कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो R किसके साथ चला जाएगा, H के साथ चला जाएगा, ये बना दिया RH, एल्केन बन गया, एल्केन बन गया, सिंपल एल्केन बन गया, और यहाँ पे क्या बना MgOH, यहाँ बन जाएगा MgOHX, क्या बन जाएगा MgOHX बन जाएगा। क्लियर है, बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना, डन है। देखो अगर हमने ऐसे ही एक और दो रिएक्शंस और ले लेते हैं, ऐसे ही हमने बेटा अगर RMgX में, अगर हमने RMgX में CH3OH डाला, क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या होगा, ये तो यार वैसे ब्रेक करेगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CH3OH है ना, ये कैसे ब्रेक करते हैं पता है तुम्हें, तुम बोलोगे मैम ये OH नेगेटिव CH3 पॉजिटिव ऐसे ब्रेक करेगा, नहीं, ये पता है कैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे H जो है ना, H पॉजिटिव और जो CH3O है ना, ये नेगेटिव जैसे ब्रेक करता है। क्यों मैम, ऐसे क्यों ब्रेक कर रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू जो RMgX है ना, अकॉर्डिंग टू RMgX, अभी ये ना R जो है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव कर रहा है। ठीक है, और बेस को क्या चाहिए होता है, बेस को हाइड्रोजन चाहिए होता है, और वो हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों तरीके से ब्रेक हो सकता है, OH भी और ऐसे भी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन कंडीशन क्या डिमांड कर रही है। ठीक है, अभी क्या डिमांड है यहाँ पे, जो बेटा ये R नेगेटिव है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है। बेस क्यों, क्यों बेस, हमको कैसे समझ में आएगा बेस है, बेटा बेसिस क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, जो लुईस बेस होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे पता मैम इलेक्ट्रॉन्स है, बेटा ये नेगेटिव चार्ज क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है ना,
तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एज अ लोएस्ट बेस बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एज अ बेस बिहेव कर रहा है। और बेस को क्या चाहिए, इसको हाइड्रोजन चाहिए, जो कि यहाँ से ले लेगा, तो यहाँ बन जाएगा RH प्लस, बाकी सब एज इट इज बना दो, बाकी Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक तो X जुड़ जाएगा और एक जुड़ जाएगा OCH3, ठीक है, ये देखो OCH3 इसके साथ चला गया और वो X भी जुड़ा ही हुआ है। क्लियर है क्या आपको ये चीज? तो बना क्या बेसिकली, एल्केन। एल्केन जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्केन ही बनेगा, एल्केन ही मिलने वाला है, देख लो एक बार, ठीक है, डन। चले अपन आगे, नेक्स्ट है बेटा आपका वुड्स रिएक्शन, नेक्स्ट है आपका वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे मेरे पास इनिशियली 2 मॉलिक्यूल है, किसके, यहाँ पे मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ ताकि तुमको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है हैलोजन डेरिवेटिव्स के, है, मैंने इसमें डाला 2Na, मतलब सोडियम डाल दिया और ड्राई ईथर, क्या डाला, सोडियम और ड्राई ईथर डाल दिया बेटा। अभी क्या होने वाला है मैम, यार सोडियम जो है उसको क्या चाहिए, सोडियम पॉजिटिव है ना, मेटल है, ये क्या है, ये मेटल है, हम मेटल्स की रिएक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, मेटल की रिएक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ देखो Mg क्या है, मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम को क्या चाहिए, या उसको नेगेटिव चाहिए, उसको नेगेटिव लोग चाहिए अपने जिंदगी में, है ना, वो चाहता है कि भाई मेरी लाइफ में टॉक्सिक लोग आए, लेकिन तुम ऐसा मत चाहना, समझे, तुमको अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी लोग ही चाहिए होंगे और हैप्पी लोगों की डिमांड ही होनी चाहिए, टॉक्सिक लोगों को बाहर भगा देना, दूर भगा देना। तो यहाँ पे ये भाई साहब और ये भाई साहब क्या है, नेगेटिव है, तो ये दोनों चले जाएंगे इसके पास, ये बना लेगा बेटा 2NaCl, Cl बोलो या फिर आप X लिख दो, ठीक है, 2NaX, ताकि कंफ्यूजन ना। अब क्या बचा मैम, CH3, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा CH3। और पता है ये किसकी ट्रिक है, ये किसकी ट्रिक है, कि जब भी आपको एक कार्बन से डबल करने हो, एक का दो करना हो ना आपको, ऐसा वाला डबल, तो आप वुड्स रिएक्शन को यूज करते हो, क्या करते हो, वुड्स रिएक्शन को यूज करोगे। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी बताओ, क्या आपको ये चीज डंडन हो गई है? एक एग्जांपल देखते हैं। एक सेकेंड ना, एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने लिया बेटा यहाँ पे CH3 प्लस, यहाँ लिया मैंने CH3 CH2X। अब इसकी अगर मैं वुड्स रिएक्शन करवाऊं तो कैसे होने वाला है, मेरे पास ना 3 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पता है कैसे, पता है कैसे, जो ये सॉल्यूशन है इसमें और भी सारे ये वाले मॉलिक्यूल होंगे, तो उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, मतलब कि एक प्रोडक्ट जो मिलेगा, चलो लिख ही देते हैं यार, तुम्हारे लिए तो लिख देते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा CH3X प्लस CH3 CH2X, ठीक है, एक ये। अब इस वाले मिक्सचर में एक और CH3 होने वाला है ना, तो सेम कैसे बनेगा, CH3X प्लस CH3X, और इस रिएक्शन में ये भी होने वाला है, तो ये बनेगा CH3 CH2X प्लस इसी का एक और सेम मॉलिक्यूल दैट इज CH3 CH2X। क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है मैम, क्लियर हो गया। क्या बनेगा बताओ, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को हटा दो और जोड़ दो, CH3 CH2 CH3 प्लस क्या निकला 2NaX। यहाँ पे मैम CH3 CH3 क्या निकला 2NaX। यहाँ पे मैम यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 पहले वाले का, दूसरे वाले का CH2 CH3, क्या निकलेगा बेटा 2NaX। बस खत्म, दिस इज योर वुड्स रिएक्शन। बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई? क्या आपको दोनों ही रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है? डन। देखो ऐसा नोट्स कितने सुंदर लग रहे हैं, और आपने एक ही पेज पे दोनों चीजें लिख दी हैं, दोनों चीजें हमने एक ही पेज पे लिख दी हैं, ऐसे ही नोट्स बनाते चलना है अपन को, ठीक है। एक सेकेंड, वो भी अपन करेंगे एकदम आखिरी में, ठीक है। तुम लोगों के लिए पूरा माइंड मैप बनाया है मैंने उसमें, जिसमें हमने सारे यूजर्स लिखे हैं। चलो नेक्स्ट इज आवर रिएक्शन विद रिएक्शन
जो हमने देखो अभी क्या पढ़ा, हमने जो हेलो एल्केन वाली रिएक्शंस होती है ना, एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन पढ़ी है। अभी अपन डिस्कस करते हैं हेलो एरीन वाली रिएक्शन, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे बेटा अभी हेलो एरीन वाली रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ हेलो एरीन। हेलो एरीन, अरीन का मतलब क्या हुआ, अरीन का मतलब क्या हुआ, बेंजीन की बात कर रहे हैं, यहाँ बना रही हूं मैं आप लोगों के लिए बेंजीन। और हेलो मतलब क्या हुआ, उस पर एक एक्स लगा हुआ है, हेलो एरीन, ये हो गया हेलो एरीन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं विथ मेटल्स, क्या देखो विथ मेटल्स, ठीक है। उसमें से भी सबसे एक रिएक्शन जो पहले है दैट इज फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में पता है क्या होता है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने ना एक बेंजीन लिया ऐसा। आप बोलोगे मैम बेंजीन ऐसा बनता है क्या, बेटा हमने क्या किया है, इसको ऐसा टेढ़ा लिटा दिया, इसको ऐसा सुला दिया इसको, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो हमने एक और ऐसा मॉलिक्यूल लिया, हम कैसे भी उसको लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम कैसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सारी रिएक्शन तुमको एक बार में समझ में आ जाए। क्लियर है, दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ मैम दिख रहा है। यहाँ देखो हमने क्या किया है, प्लस 2Na, ठीक है, और ड्राई ईथर, प्लस 2Na और ड्राई ईथर। तो क्या होने वाला बता दो, क्या तुमको आ गया इसका प्रोडक्ट पहले से, क्या तुमको इसका प्रोडक्ट आ गया है क्या पहले से, बताओ। प्लस 2Na और ड्राई ईथर, तो हमको क्या मिलेगा, देखो बेटा ये Cl और ये Cl निकल जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा ये, बीच में एक बॉन्ड है और यहाँ पे एक बेंजीन, यहाँ पे बन गया ऐसा। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट दैट इज डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ठीक है, डाइफिनाइल बन गया। और साथ में क्या रिमूव हुआ होगा मैम, 2NaX रिमूव हुआ होगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। सेकंड वाला जो है दैट इज वुड्स फिटिक। तो जो हमने सबसे पहले वुड्स रिएक्शन देखी थी उसको मिक्स कर दिया, और फिटिक रिएक्शन है उसको मिक्स कर दिया, मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर बना दिया। चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो हमने क्या किया, हमने ना यहाँ पे ये ड्रॉ किया, क्या, एक हेलो एरीन है, ये क्या है, हेलो एरीन है। प्लस हमने ड्रॉ किया यहाँ पे CH3Cl, ठीक है, क्या ड्रॉ किया, CH3Cl, प्लस 2Na और क्या लिखा है मैम, ड्राई ईथर, प्लस 2Na और ड्राई ईथर, क्या बनेगा बेटा, ये Cl निकल जाएगा, ये Cl निकल जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा CH3 और बेंजीन। क्या तुमको इसका नाम पता है, जल्दी से मुझे टाइम्स करके इसका नाम बता देना। क्या तुमको इसका नाम पता है क्या, CH3 विथ बेंजीन का नाम बताओ जल्दी से, CH3 विथ बेंजीन का नाम बता दो, क्या नाम है इसका, वेरी गुड, इसका नाम है टोलुइन, ठीक है, इसका नाम है टोलुइन। देख लो, क्या तुमको ये रिएक्शन समझ में आई, क्या आ गई ना, कि जब भी हेलो एरीन्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो हमारे पास दो रिएक्शंस होती हैं, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है, डन। चलिए ठीक है, अब देखते हैं जो दो टाइप की और रिएक्शन देखनी है हमको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में पढ़ते हैं, सबसे सेकेंड वाला क्या है आपका, न्यूक्लियोफिलिक किसमें पढ़ रहे हैं, हेलो एरीन में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, यार एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, असाइनमेंट पढ़ा था हमने कल, क्या हुआ था उसमें, एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने सब्स्टिट्यूट किया और एक नया प्रोडक्ट बन गया, जैसे कि हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी। यहाँ देखो एक न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे देखो क्या बन गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये वाली रिएक्शन हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसमें, हम बात कर रहे हैं हेलो एरीन में, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी बेटा अराइल हैलाइड्स, अराइल बोले तो हेलो एरीन की ही बात कर रहे हैं बेटा, इसको अपन
अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। भूल गए क्या, हमारी फर्स्ट क्लास जो थी, ठीक है, अराइल हैलाइड। अराइल है और सॉरी अराइल है और हलाइड है, अराइल हलाइड, सिंपल है, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि जो अराइल हलाइड होते हैं, अराइल हलाइड आर एक्सट्रीमली, अराइल हलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction। extremely less reactive होते हैं, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये जो है अराइल हैलाइड्स, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। है ना मैजिक की बात, मतलब कमाल की बात है कि नहीं देते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या रीजन है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो कि यार यहाँ पे मैंने एक कुछ तो भी Cl नहीं लेते, X ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसा ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने इसको ऐसा ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने एक कोई सा तो मैंने न्यूक्लियोफाइल लगाया, OH नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक। तो मैं ये बोल रही हूँ कि यार ये जो है ना, सिंपली निकलता नहीं है, ये सिंपली ऐड नहीं होता और यहाँ पे डिफिकल्टी होती है, रिएक्शन हो जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर सब लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होती है। उसके रीजंस क्या क्या हैं, ठीक है, तो उस पर हम थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, उसके रीजंस क्या क्या हैं, क्योंकि उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके रीजंस क्या क्या हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नहीं देता, जो आपका अराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। सबसे पहला रीजन जो पता है क्या है, बताओ, क्या तुमको पता है सबसे पहला रीजन क्या है इसका? बेटा सबसे पहला रीजन है रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, क्योंकि अराइल हैलाइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब आप बोलोगे मैम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो मैंने ना एक हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो बनाई है, वो जाके देख लेना, उसमें ना तुमको बहुत सारी बेसिक चीजें मिल जाएंगी और उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अभी अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी जाके देखो, अभी बता रही हूँ मैं, लेकिन और अच्छे से समझना है ना तो वहां पे जाके देख लेना, वो भी वीडियो देख लेना। मैं तुमको ये बता रही हूँ रेजोनेंस मतलब क्या होता है। यहाँ पे बेटा मैंने ड्रॉ किया Cl और यहाँ पे ड्रॉ किया बेंजीन, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा। अभी Cl के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, Cl के पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, तो बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। डबल बॉन्ड अपने आप में ही क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। कैसे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर पे इस वाले बॉन्ड के पास और ये वाला बॉन्ड आया इधर, समझे। ये ना ये जो एरो होते हैं बेटा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, एरो जो होते हैं ना ये कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बस खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फटाफट से, कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बता दो, यहाँ पे आ जाएगा मैम नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, देखो नेगेटिव आ जाएगा, सही है, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। अभी क्या हुआ, वापस से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसा बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ, अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। देखो क्यों आएगा पॉजिटिव इधर, क्योंकि मैं बोल रही हूँ जो टेल है उस पर पॉजिटिव होता है और जो हेड है उस पर नेगेटिव होता है। तो ये वाले जो दो है ना ये बॉन्ड बना लेंगे, अब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा ऐसा, ये देखो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा ऐसा और ये पे नेगेटिव, क्लियर है, ये हो जाएगा ऐसा। अब क्या होगा, अब बताओ मैम, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, समझ रहे हो, साइकिल चल रही है ऐसा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसा 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 करके साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है हमारी, ठीक है ना। समझ में आया क्या, इजी है ना तुम लोगों के लिए कि नहीं है, बता दो मुझे, बता देना कमेंट्स में कि मैम आपने इजी बनाया है ये, है ना, बोल देना मुझे फटाफट से। यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, क्लियर है, बता दो क्लियर है क्या, ठीक है। ऊपर बनाते हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला ऊपर बनाते हैं, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वापस से इधर जाएगा, वापस से ये बॉन्ड इधर जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी यहाँ पे क्लोरीन के साथ बेंजीन और यहाँ बन जाएगा ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। तो देख रहे हो फर्स्ट वाले फिगर में, देखो फर्स्ट वाले डायग्राम में हमारा बॉन्ड्स ऐसे,
उनकी पोजीशन अलग थी और यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई है, मतलब रिंग के अंदर ही पोजीशन चेंज होती जा रही है। उसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही क्या हो रहा है यार, कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं। रिंग मतलब जो आपके नेगेटिव चार्जेस हैं वो डीलोकलाइज हो रहे हैं ना, पाई बॉन्ड्स जो हैं वो डीलोकलाइज होते जा रहे हैं। इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। देख लो एक बार, क्लियर है? ठीक है, आगे आपको समझ में सुंदर लग रहे हैं कि नहीं? ये नोट्स एकदम सुंदर लग रहे हैं कि नहीं? तुम लोग को मुझे ये भी कमेंट करके बता देना कि मैम बहुत सुंदर लग रहे हैं ये नोट्स, ठीक है? क्योंकि मुझे तो बहुत मस्त लग रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला रीजन, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग पढ़ रहे हैं रीजन कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होती है। फर्स्ट रीजन क्या था मैम? रेजोनेंस था। सेकंड रीजन जो है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड रीजन जो है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें अराइल हैलाइड्स की, है ना, अगर हम बात करें किसकी, देखो मैंने ये बनाया क्लोरोबेंजीन, मैंने ये बनाया है क्लोरोबेंजीन और मैंने ये बनाया है एक नॉर्मल सा CH3Cl। बेटा ये वाले जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? sp2। समझे ना क्यों होगी sp2? क्योंकि बेटा ये देखो सिंगल बॉन्ड काउंट करना है सिर्फ, तो 1 2 3 कर दिए ना, 1 2 3 sp2। और इस वाले कार्बन की क्या होगी मैम? इसकी होगी sp3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो s कैरेक्टर होता है, s कैरेक्टर जो होता है अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग वगैरह बहुत सी चीजें हैं उसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो बेटा s कैरेक्टर होता है ना वो न्यूक्लियस के पास होता है। ऐसा समझो जो s भाई साहब है वो न्यूक्लियस के पास में रहते हैं, तो वो छोड़ना नहीं चाहते, बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं। अगर बहुत टाइटली बॉन्डेड है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। किसमें ब्रेक नहीं कर रहा? इसमें। हम यही चाह रहे हैं ना कि भाई ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं होता, क्योंकि ये s करेक्टर ज्यादा है। समझे? यहाँ पे s करेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता। बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। क्लियर है? क्लियर हो गया क्या आपको ये चीज? ठीक। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले की बात करते हैं अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? ऑफ फिनाइल आयन। फिनाइल आयन। अभी फिनाइल आयन कैसे बन रहा है? मान लेते हैं बेटा कि यार ये Cl निकल गया, तो जैसे ही Cl निकल गया, CCl निकल गया, तो यार यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? अगर ये Cl में कितना गंदा सा बेंजीन बना, गंदा बेंजीन मत बनाना कभी, ठीक है? मुझे ना गुस्सा आता है फिर बहुत ज्यादा। अगर कोई भी आड़ा तिरछा ऊपर नीचे बेंजीन बनाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बेंजीन अब प्यार है, बेंजीन ही लव है, पता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुझे बहुत पसंद है बेंजीन। तो हमने ना सुंदर सा बेंजीन बनाया यहाँ पे ऐसा, ठीक है? जैसे ही Cl नेगेटिव निकला बेटा यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये होता है अनस्टेबल। ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए भी ये बॉन्ड नहीं टूटता, इसलिए भी ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। क्लियर हो गई आपको ये चीज? बता दो, क्लियर हो गई क्या ये चीज? बता दो जल्दी से मुझे। डन है क्या? ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, डन डन डन। पानी पी लूं मैं 1 मिनट? क्या बताओ, क्या मैं पानी पी सकती हूँ अभी 1 सेकेंड के लिए? चलो ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अपन, अब बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया? 3 हमने पढ़ लिए रीजंस कि भाई रेजोनेंस हो गया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल आयन हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कैसे रिप्लेस करेगा? मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये कहाँ गया वो, हाँ ये जो OH नेगेटिव है ये आना चाह रहा है इसके पास, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, एक परफेक्ट कंडीशन होती है तब जाके ये रिएक्शन हो पाती है, अदरवाइज नहीं होगी। समझ में आया? अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे ना क्या कंडीशन ऐसी है, क्या कंडीशन ऐसी है कि यार ये Cl निकल जाएगा और OH आने वाला है, ठीक है? क्या कंडीशन ऐसी होने वाली है कि Cl निकलेगा और OH नेगेटिव आने वाला है?
तो यहाँ देखो सबसे पहला जो आपका है, यहाँ पे हम डालेंगे NaOH, इसको अपन दूसरे से लिखते हैं ताकि तुम लोग को रिएजेंट्स क्लियरली पता चल जाए कि रिएजेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो यार NaOH डाला, हमने क्या डाला, NaOH डाल दिया। अभी टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर हम लेंगे 623 केल्विन, क्या लेंगे 623 केल्विन लेंगे एट 300 ATM, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस। जब टेम्परेचर, प्रेशर और ये NaOH डाला है, समझ रहे हो, हाइड्रोलिसिस किया है, तब जाके ये Cl निकलेगा, तब जाके ये Cl निकलेगा और यहां लग जाएगा ये छोटू सा OH। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर ये Cl को निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा और हाइड्रोलिसिस करा के फाइनली जाके OH लगने वाला है। क्लियर है, OH लग जाएगा। ठीक 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 ठीक, बताओ जल्दी से बताओ, क्या आपको ये चीज क्लियर है, क्या आपको ये चीज क्लियर है, क्या डन, बता दो, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया है, क्या डन है आपको ये चीजें अच्छे से, डन है क्या। अब ना मैंने आपको ना जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी तो मैंने आपको वहां पे बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होते हैं, जो खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं बेटा तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द रिएक्टिविटी, इंक्रीज रिएक्टिविटी, इंक्रीज कर देते हैं क्या, रिएक्टिविटी। किसकी किसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, अरे भाई इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे ही लगेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या आपको ये चीज क्लियर है, बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई। अभी देखो कैसे होगा बेटा, Cl यहां पे हमने लगाया एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन है दैट विल बी NaOH 443 केल्विन और हाइड्रोलिसिस, ठीक है। क्या होगा यार, यहाँ पे OH लग जाएगा और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। कम टेम्परेचर पे हो रहा है, तुम लोगों ने नोटिस किया कि मैम सबसे स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, 623 केल्विन, यहाँ पे 443 केल्विन पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे, ये Cl निकल गया, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं, इसने क्या किया, इससे भी इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसने अटैक कर दिया। समझ में आया क्या हुआ है, बताओ समझ में आया क्या तुम लोग को, हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अब ना बेटा मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, अगर मैं दो लगाऊं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दिए तो क्या होने वाला है, ठीक है, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो हमने, हमारे पास क्या था, हमारे पास था Cl और यहाँ पे जुड़ा था, यहाँ पे जुड़ा था NO2 और यहाँ पे जोड़ दिया NO2। अब वापस से मैंने क्या डालना है इसमें, NaOH और क्या डालूंगी, इसका टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा ऐसा और हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। देखो अब ना पहले वाले रिएक्शन में हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था जो खींच रहा था। अब भाई साहब मैंने दो लोगों को लगा दिया जो खींच रहे हैं, तो क्या होगा, और जल्दी और कम टेम्परेचर पे हो रहा है, क्या होगा, क्या होगा, OH लग जाएगा और यहाँ पे NO2 लग जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, NO2 लग जाने वाला है। क्लियर है, बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से। अब तुमको एक और चीज बताती हूँ, यहाँ तो हमने दो लगा दिए, अब मैं मेरे को तो ये है कि भाई मुझे तो और अच्छे से रिएक्शन को करना है, और ज्यादा बढ़िया अच्छे से रिएक्शन को करना है, तो मैंने ना क्या किया, यहाँ पे 3 NO2 लगा दिए, 3 ऐसे लोग लगा दिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, यहाँ देखो, ठीक। जब ये रिएक्शन करवाई ना तो पता है क्या, हमें कुछ भी नहीं डालना पड़ा, हमें सिर्फ वार्म वाटर के साथ इस रिएक्शन को करवा देंगे। वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बताओ, यहाँ पे OH, अरे यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे OH और बाकी सब कुछ एज इट इज क्या बनेगा, देखो क्या बना, सब कुछ एज इट इज बनेगा। और इसका एक बहुत सुंदर सा नाम है, दैट इज पिक्रिक एसिड। ठीक है, दैट इज पिक्रिक एसिड। क्लियर है? बताओ, क्लियर है तुमको ये चीज कि कैसे हुआ है? समझ गए ना? तो हम ये पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। देखो, सबसे पहले विथ मेटल्स की बात करी, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करी। अब अपन तीसरी वाली रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है। क्या तुम मुझे रीजन बता सकते हो कि जो आपके सॉरी यार, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या तुम मुझे रीजन बता सकते हो कि जो हेलो एरीन्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं? क्या बताओ, रीजन बताओ, जल्दी बताओ। क्या तुम मुझे बता सकते हो रीजन? नहीं? देखो, जो हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना, हमने जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, वहां पे नेगेटिव साइन कहां कहां आया है? ऑर्थो, सॉरी ये तो पैरा है, पैरा और ऑर्थो। तो ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो पैरा पता है ना, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, मतलब कि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये जो है वो नेगेटिव, ये जो नेगेटिव साइन किस पे आ रहा है? ऑर्थो पे। जस्ट ऑपोजिट पैरा पे, इसके यहाँ पे मेटा पे। तो यार जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। उन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव वाला, क्योंकि यार पॉजिटिव वाला ही तो नेगेटिव वाले से प्यार करेगा ना, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से प्यार नहीं करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को कौन प्यार करेगा? पॉजिटिव वाला। तो यार जितने भी पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज है ना, और ऑर्थो और पैरा पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि बेटा जो आपका ऑर्थो और पैरा है ना, ये देखो, ये वाला यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा था। अभी नेगेटिव वाले के पास कौन अटैक करेगा जाके? पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव वाले का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट किसको कर रहा है भाई? यहाँ पे H था ना, बेंजीन में H बताया था ना मैंने, H होता है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या आपको ये चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है? ठीक है, तो देखो हमने बनाया क्लोरीन के साथ बहुत सुंदर सा, ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में एकदम सुंदर सा बेंजीन बना लेना। क्या डाल दिया? एनहाइड्रस FeCl3। क्या डाल दिया? एनहाइड्रस FeCl3। ये क्या है? ये क्या है? ये एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? लुईस एसिड्स ना भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन के, समझे? लुईस एसिड्स भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया किससे मैम? बेटा इससे इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे 2 क्लोरीन थे तो इसने क्या किया? ये टूटा, ये नेगेटिव वाला ये इसके पास चला गया, क्या बना लिया इसने? FeCl4 पॉजिटिव। समझे? क्योंकि FeCl3 क्या था? एक लुईस एसिड था, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, उसने क्या किया? एक Cl ले लिया। अब जैसे उसने ये Cl लिया तो ये वाला जो Cl है ये क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो यहाँ पे Cl को इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए ही FeCl3 लिया जाता है। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? क्योंकि देखो वैसे नॉर्मली हम बात करें तो Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, हेलोजेंस पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हमको तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना, हमको तो पॉजिटिव वाला चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? लुईस एसिड लिया है। एसिड क्या होते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? इसको ब्लैक से ही लिखते हैं, यहाँ बन जाएगा बेटा Cl और ऑर्थो और पैरा पोजीशन, दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक मिल गया आपको ऑर्थो पे और एक मिल जाएगा आपको पैरा पे। ठीक है, एक मिल गया ऑर्थो पे और एक मिल गया पैरा पे।
तो ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट और दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया कैसे बना है? बताओ, क्या आपको ये चीज क्लियर है कैसे बना है बेटा ये? डन। नेक्स्ट इज, इसी में पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नेक्स्ट इज हमने हेलोजनेशन पढ़ा, इसके बाद सेकेंड वाला पढ़ते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है देखो, बहुत इजी और ये एग्जाम में आता है बेटा, इसलिए ध्यान से सुनो और तुम लोग कर लोगे, क्योंकि ये बहुत इजी वाली रिएक्शन है, इसमें कुछ भी ऐसा दिमाग लगाने वाला सीन ही नहीं है ना। चलो, नाइट्रेशन में क्या होता है, जो आपका रिएजेंट होता है ना, जो आपका रिएजेंट है दैट इज HNO3। यहाँ डाला हमने, इसको हटा दो। यहाँ हमने क्या डाल दिया, हमने डाला HNO3 और H2SO4। जब भी आपको HNO3 और H2SO4 दिखेंगे, ये मिक्सचर मिलके जनरेट करते हैं NO2 पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये मिक्सचर जनरेट करते हैं NO2 पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे कर देगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे करेगा यहाँ पे, और एक करेगा पैरा पोजीशन पे, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे कर देगा। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे Cl और बेंजीन। देखो बेटा, यहाँ पे Cl बना रही हूं मैं, लेकिन यहाँ पे Br भी हो सकता है, यहाँ पे F भी, मतलब दूसरे हेलोजेंस भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली Cl के साथ ये रिएक्शन देखी गई है। ठीक, यहाँ पे हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, इसको हमने रिएक्ट करवाया बेटा किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। जैसे ही आप इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे, हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो अटैक करेगा कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो ये है आपका SO3H प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा पैरा पोजिशन पे क्या, SO3H। क्लियर है? तो ये दोनों आपको प्रोडक्ट्स मिल गए किसके, सल्फोनेशन के। लास्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट, दो रिएक्शन है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें एल्काइलेशन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे एल्काइलेशन। क्या होता है एल्काइलेशन में, यहाँ देखो, यहाँ पे Cl है और बेंजीन है, प्लस मैंने डाला CH3Cl। क्या डाला, CH3Cl। ये मैंडेटरी वो है, रिएजेंट है इसका, ये रिएजेंट है। ठीक है, और डाल दिया साथ में एनहाइड्रस AlCl3। अब ये क्या है मैम, बेटा ये भी लुईस एसिड है। ठीक है, क्या है ये, लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, कहाँ है इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और बना लेगा AlCl4 पॉजिटिव। और जैसे ही इसने बनाया तो ये क्या जनरेट हो जाएगा बेटा, ये जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, और ये अटैक कर देगा कहाँ पे, ये अटैक कर देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ देखो बेंजीन बनाया, इसकी ऑर्थो पोजीशन कहाँ है, ये। ठीक है, और बाकी पैरा पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली। पैरा पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है, डन। क्लियर है आपको ये चीज? डन है क्या, बता दो। तो देखो बेटा, मेजर है और माइनर है। एल्काइलेशन क्यों बोल रहे हैं, एल्काइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। ये एल्काइल ग्रुप ही तो है, ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप ही तो है, तो ये जुड़ा है ना जाके ऑर्थो पे और पैरा पे, इसलिए इसको बोल रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। समझ में आ गया तुमको ये चीज, बता दो। सेकेंड इज असाइलेशन। इसी में सेकेंड वाली जो है दैट इज असाइलेशन। ठीक है, असाइलेशन में क्या होता है, देखो असाइलेशन में क्या होता है, हमने बोला Cl है, असाइल ग्रुप, असाइल मतलब क्या, CH3CO, इसको बोलते हैं असाइल। असाइल क्या होता है, CH3CO असाइल है। सेम बिल्कुल वैसा ही एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया,
क्या है ये, लोएस्ट एसिड है, क्या करेगा भाई, इसको ले जाएगा, इसको अपने साथ ले जाएगा, क्या बना लेगा, AlCl4 पॉजिटिव, क्या बचा मैम, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, और जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ क्या बनेगा बताओ, सेम एज इट इज क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे क्या जनरेट हो जाएगा, मतलब क्या लग जाएगा, COCH3 प्लस जो क्लोरीन का ऑर्थो सॉरी पैरा पोजीशन है उस पे क्या लगेगा मैम, उस पे भी तो COCH3 लग जाने वाला है, देखो COCH3 लगेगा। बताओ क्या तुमको समझ में आया, क्या तुमको ये क्लियर हुआ कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन मैंने ना एकदम धीरे धीरे बेसिक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ाई हैं, तो यार तुमको, मुझे लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक चीज मैंने तुमको ऐसे एक्सप्लेन करी है कि तुम्हारे दिमाग में तुरंत की तुरंत बैठ जाएगी, तुमको कहीं भी दोबारा से, हो सकता है रिवीजन, देखो रिवीजन तो करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा से पढ़ना यार, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वैसा नहीं होगा, पढ़ो उसको अच्छे से, एक बार देखो समझ में आ जाएगा, ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया है तुमको। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैम आपने कैसे एक्सप्लेन किया, क्या तुमको सच में समझ में आया, कि सच में तुम्हारे ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, ये जो हमने रिएक्शंस करी है, अभी इतनी सारी रिएक्शंस करी है हमने ये वाली, क्या तुमको ये सच में क्लियर हुआ है, क्या सच में तुमको ये चीजें क्लियर हुई हैं। और ना मुझे एक और चीज बता देना यार कमेंट करके, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छी लग रही है वो चीज, दैट इज नोट्स, जो हमने आज नोट्स बनाए ना ये वाले, वो मेरे को बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो तुम्हें कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे बता देना, ठीक है, क्लियर है। अभी लास्ट चीज बची है बेटा, लास्ट चीज बची है, दैट इज यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। अभी शायद तुमको ये क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तुमको ये चीज क्लियरली नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैंने ना एक माइंड मैप इसलिए बना दिया क्योंकि इसको देखो, ये आता है एग्जाम में, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आता है, मान लेते हैं इसके यूजेस भी आते हैं, इसका डायग्राम भी आता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो इसका क्या किया है मैंने, एक सुंदर सा यहाँ पे तुम लोगों के लिए माइंड मैप बना दिया पूरा क्लब करके, जब तुमको इसका PDF मिलेगा ना तब देख लेना, ठीक है। अभी अपन इसको ऐसे डिस्कस करते हैं। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स पता है क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जहां पे एक से ज्यादा क्या लगे हो, हेलोजन ग्रुप्स लगे हो। यहाँ देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पे आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन सब लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पॉलीहेलोजन, पॉली मतलब मेनी, इसका मतलब क्या हुआ, मेनी, ठीक है, मेनी। इसको ना यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी क्राउडेड है, तुमको समझ में आ जाएगा जब तुम्हारे पास क्या आएगा, PDF आएगा, तो मुझे लगता है क्लियरली दिख रहा होगा वैसे तुमको शायद, है ना, ठीक है। देखो सबसे पहला है बेटा डाइक्लोरोमीथेन, क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, दो क्लोरीन, इसके यूजेस क्या है, ये एज अ पेंट रिमूवर यूज होता है, यूज इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्रीज, फोम ब्लोइंग एजेंट यूज होता है, और लेबोरेटरी सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, किसको, मिथाइलिन क्लोराइड को, जिसको हम डाइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, क्लियर है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, यार इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और ये जो है ना, इट मे कॉज ओजोन फॉर्मेशन इन द लोअर एटमॉस्फेयर, समझ रहे हो। इसके बाद क्या है, हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक। दूसरा है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जैसे सुनोगे मैम, हमने पिक्चर्स में देखा है वो रुमाल में लेके ऐसे करके सुनाता है और बेहोश हो जाता है, ऐसे होता है ना बेटा, अभी वो बंद हो गया है, ठीक है, होता ऑलमोस्ट वैसे ही था क्लोरोफॉर्म, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग वाला क्लोरोफॉर्म होता है ना उससे होता है, और अभी वो बंद हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता आजकल, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला देख लो, CHCl3, CHCl3 है, CH3Cl लिखोगे तो अलग हो जाएगा, CHCl3 है, दैट इज क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। सॉल्वेंट में यूज होता है एज ए इसमें किसमें, लेबोरेटरीज में, उसके बाद रेफ्रिजरेंट्स, डाइज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, और प्रीवियसली, मतलब देखो मैंने बताया ना प्रीवियसली, बहुत पहले एज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए यूज होता था बहुत पहले, अब नहीं यूज होता, ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल है बेटा हमारी बॉडी के लिए। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है भाई, ये किडनी, लिवर, इन सब पे बहुत ज्यादा, और नर्वस सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। इसके बाद ये ना एनवायरमेंट में मिलके फॉस्जीन गैस बना लेता है, फॉस्जीन गैस, समझ रहे हो। इसलिए इसको क्वेश्चन आता है एक कि मैम क्लोरोफॉर्म को ना डार्क बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, क्योंकि बेटा वो रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस बना लेता है जो कि टॉक्सिक होती है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कंटेमिनेट कर देता है वाटर को। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड,
टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको, CCl4। इसके यूजेस क्या है? ये एक नॉन फ्लेमेबल सॉल्वेंट है, इंडस्ट्री में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने के काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये पूछेंगे तुमसे कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा ऐसा पॉलीहेलोजन कंपाउंड है जो फायर एक्सटिंग्विशर जैसे यूज होता है? कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद ड्राई क्लीनिंग होती है ना कपड़ों की, और मेटल डिग्रीजिंग उसमें भी यूज होता है, डिक्रीजिंग, ठीक है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है इसके? हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज कर देता है। उसके बाद जो लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है ना, और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है ये, और बहुत टॉक्सिक है हमारे लिए क्योंकि लिवर और किडनीज को डैमेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आयोडोफोम क्या होता है? CHI3 इज आयोडोफोम। एंटीसेप्टिक्स की जैसे यूज होता है, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के जैसे यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है ये। इसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी यूज होता है, आयोडोफोम रिएक्शंस होती हैं इसकी, हम आगे भी पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है भाई साहब इसका? टॉक्सिक है एक्वाटिक लाइफ के लिए। उसके बाद ये ना जो आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको भी खराब कर देता है, और सॉइल और वाटर को भी खराब कर देता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो आपका एनवायरमेंटल है उस पर बहुत ज्यादा वर्स गंदे उस पर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट इज फ्रीऑन कहाँ यूज होता है बेटा? होता क्या है बेसिकली? CCl2F2 या फिर CCl3F, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीऑन बोलते हैं। कहाँ यूज होता है? रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, या फिर एसीज में यूज होता है फ्रीऑन, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में यूज होता है, फोम्स जो बनते हैं ना फोम वाला, वो उसमें यूज होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक के जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं वहां पे यूज होता है। एनवायरमेंटल पे क्या इफेक्ट है इसका? ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। यूवी रेडिएशंस जो होते हैं ना इसके, वो स्किन कैंसर कॉज कर देते हैं। इंक्रीज यूवी रेडिएशन कॉजेज स्किन कैंसर, केराटिक्स एंड इम्यून सप्रेशन। और यहाँ पे देखो ऑल्सो एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस जैसे भी एक्ट करता है ये फ्रीऑन। नेक्स्ट इज डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज DDT। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा DDT, ठीक है। पावरफुल क्या है इसके यूजेस? देखो, इंसेक्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल पेस्ट। उसके बाद वेक्टर कंट्रोल, जैसे कि अपने मलेरिया, ये टाइफस होता है, इन सब में भी यूज होता है। इसके बाद क्रॉप्स लाइक कॉटन, राइस, वेजिटेबल्स, इन सब में यूज होता है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। एनवायरमेंटल पे क्या इफेक्ट डालता है? यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है ये। मतलब पॉल्यूटेंट मतलब क्या? जो इम्प्योरिटी, पॉल्यूशन करने वाली इम्प्योरिटी सब्सटेंसेस को बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे देखो बायो एक्यूलेट्स इन फूड चेन एंड बायो मैग्निफाइसेस। उसके बाद हार्मफुल टू बर्ड्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है, और एंडोक्राइन सिस्टम को भी डिस्टरप्ट कर देता है। तो ये थे कुछ यूजेस और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स किसके? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये माइंड मैप अच्छा लगा? और समरी टेबल है यहाँ पे, तो तुम लोग समरी टेबल भी देख सकते हो। इसके यहाँ पे मेन यूज है, फिर मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, और यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, तो तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। मुझे ये भी कमेंट करके बता देना कि मैम ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हमको ये माइंड मैप समझ में आ गया और बहुत यूजफुल है। बहुत जल्दी इससे क्विक रिविजन हो सकता है बेटा, बहुत जल्दी, ठीक है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? बता दो। डन? क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है? क्या आज का सेशन कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। फटाफट से लाइक भी कर देंगे सेशन को, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और आप सभी के सामने यहाँ पे हैं MHT CET के रिजल्ट्स, मतलब 99.99 परसेंटाइल बच्चों के आए हैं। किसमें? MHT CET में। तुम्हारे भी आएंगे, टेंशन मत लो तुम, तुम्हारे भी आएंगे। और ये हैं JEE मेंस 2026 के रिजल्ट्स। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ 2025 के रिजल्ट्स, JEE एडवांस 2025 के रिजल्ट्स। और ये सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम वेदांतु, मतलब कि every 1 in 3 स्टूडेंट इज फ्रॉम वेदांतु। देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है ये भाई साहब। और JEE के साथ साथ नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वेदांतु में इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। AIR 234, 293, 413 और 475, कितने शानदार रिजल्ट हैं। और यहाँ तुम देख सकते हो सारे के सारे ऑफलाइन सेंटर्स जो कि वेदांतु के हैं, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे और पुणे में भी मिल जाएंगे। यहाँ देखो पुणे में PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंगाद में, फिर महाराष्ट्र में अमरावती, बुलढाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहाँ पे जाके तुम 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। और
अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो और एक ब्राइट फ्यूचर दे सकते हो खुद को। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वरना ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके भी तुम अपना फ्यूचर को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो यार आज का सेशन कैसा लगा मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, और क्या क्या तुमको डाउट्स है, क्या क्या तुमको चीजें कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ है, वो भी तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर जरूर वर्क करूंगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय।